हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अच्छा, पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि बोर्ड पेपर भी आ चुके हैं, तो तैयारी ठीक चल रही है ना? हाँ, तो सब लोग तैयारी अपनी करते रहिए। हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर ही रहे हैं। अभी तक हम लोग कई चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना लगातार देखिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं या तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं, वो क्वेश्चंस बहुत सारे बताने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें। अच्छा, अब हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, पार्ट 7 है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है बिंदु -6,8 एक हमको पॉइंट दिया गया है, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो लेसन 7 है इसके बारे में थोड़ा बड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये क्या है? देखो, निर्देशांक ज्यामिति हमको बताता क्या है, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते क्यों हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति हमको किसी भी एक फिक्स पॉइंट की जानकारी देती है, किसी फिक्स पॉइंट की। ठीक है? कैसे? जैसे कि मान लेते हैं हमारे स्टडी रूम में एक टेबल रखा हुआ है, एक चेयर रखी हुई है, उस पे एक कील लगी हुई है, हम उस कील को हटाना चाहते हैं। अब हमने मिस्त्री को भेजा बाजार से कि यार जाओ इसको, किस हमारे चेयर पे कील लगी है ठीक करके आ जाओ। अब ये बताओ, जो मैकेनिक है, जो आ रहा है, मिस्त्री कारपेंटर जो आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि उस पे कील लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है। वो कैसे खोजेगा? हम बोले कि यार चेयर पे लगी है, और पूरी चेयर कहाँ खोजता रहेगा, पूरी चेयर में कहाँ खोजता रहेगा, है ना? तो इसीलिए अगर हम बोल दें, देखो निर्देशांक ज्यामिति में करने से पहले हम किसी को भी दो तल में बांटते हैं, एक्स और वाई। ठीक है? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है? तो किसी भी पॉइंट की दूरी हम एक बार एक्स अक्ष से नापते हैं और एक बार वाई अक्ष से नापते हैं। दोनों अक्षों से नापने के बाद जो मिला वो इसका दूरी देंगे। जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया 1, 2, ऐसे भागों में डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4 ऐसे भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा कि ये जो पॉइंट ए है, इसकी स्थिति बताओ, कहां पर है पॉइंट ए। तो हम इसको कहेंगे कि पॉइंट ए हमारा, देखो एक्स अक्ष वाली लाइन में किस नंबर के सामने? एक्स अक्ष में 2 के सामने। तो हम कहेंगे कि ये 2 कामा वाई में किसके सामने है? 3 के सामने है। वाई में किसके सामने है? 3 के। तो इसकी दूरी, उसको स्थिति हो जाएगी 2 कामा 3। हम पहले एक्स वाले का लिखते हैं, फिर वाई का। ठीक है? अब चलो इसके बाद हम क्वेश्चन करने आते हैं। क्वेश्चन है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। यार मूल बिंदु क्या है? हमको दूरी निकालना है, दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु होने चाहिए हमारे पास, लेकिन मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु से कैसे दूरी निकालें? तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो कोई बिंदु है, मान लेते हैं ए बिंदु है, इसके निर्देशांक दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक दिया है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अगर जब तक हमको मूल बिंदु के निर्देशांक नहीं मिलेंगे तो दूरी नहीं निकालेंगे या नहीं निकाल सकते। तो मूल बिंदु होता कौन है? देखो जी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यही पॉइंट हमारा मूल बिंदु है। ठीक है? इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? इसके निर्देशांक हमेशा 0,0, 0,0 होते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या बताओगे? 0,0। ठीक है? अब हमको देखो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताना है, मूल बिंदु यानी 0,0 से। अच्छा, दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र भी होना चाहिए हमारे पास, दूरी सूत्र होना चाहिए ना। तो दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र दूरी सूत्र है x2 - x1 का स्क्वायर
फिर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है यार। x2 दूरी सूत्र, इसमें क्वेश्चंस में तो हमको नंबर पता है, ये x2 x1 आ गया। अब तो इनसे डरना नहीं है, ये क्या है जो x2 x1 है ना, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, हमने क्या बताया कि जो पहला पॉइंट है ये होता है x, दूसरा वाला y होता है, इस तरह इसमें भी पहला वाला x, दूसरा वाला y है। तो x1 y1 क्या है, जब पहले बिंदु को पढ़ते हैं तो इसमें 1 1 लगा देते हैं, दूसरे बिंदु को पढ़ते हैं तो इसमें 2 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो x1 y1 x2 y2 मिल गए ना। अब चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। कैसे रखेंगे, x2 हमारा कितना है 0, तो 0 माइनस x1 है -6, देखो माइनस यहां पर भी है और संख्या में भी माइनस है, तो -6, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं स्क्वायर, फिर प्लस, इसके बाद y2 हमारा है 0, फिर माइनस y1 8 है, देखो इसके आगे माइनस नहीं है प्लस है, इसीलिए हम इसको ये सूत्र वाला ही माइनस रखेंगे। ठीक है, अब इनको अगर सॉल्व करते हैं, देखो ये माइनस प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं माइनस का तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो 0 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 से अगर 8 घटाओगे तो -8 का वर्ग। अब 0 और 6 को जोड़ते हो तो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, इसको भी वैसे भी लिख लो, मत करो स्क्वायर, एक साथ कर देंगे। 6 का वर्ग मतलब 6 का 2 बार गुणा 436, 6 का 2 बार गुणा 6 का होता है 436, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, -8 का वर्ग -8 गुणे -8, 8 का करेंगे तो 64, माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। अब 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को वर्ग अंडर रूट के बाहर निकालो, 100 को अंडर रूट के बाहर निकालो, 100 को अंडर रूट के बाहर निकालने का मतलब 100 किसका वर्गमूल है, 100 का वर्गमूल अगर नहीं पता है तो इसका लासा निकाल लेते हैं। देखो 2 से 2 5 10 25, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 से 1 जोड़ा बना लें, ये जोड़ा 2 2 का, ये 5 5 का, हर जोड़े से एक अंक, देखो ये 2 का है ना तो ये 2 बाहर, ये 5 का है तो ये 5 बाहर, ये 2 और 5 निकले तो 2 5 10, यानी कि 100 किसका वर्गमूल है 10 का है, 100 किसका वर्गमूल है 10 का। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछा था, तो इस पॉइंट की -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है 10, लेकिन 10 क्या, दूरी का कुछ मात्रक होना चाहिए ना, कैसे नापोगे, मीटर किलोमीटर, किसमें नापोगे, तो हमको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो जब कुछ ना बताया हो तो हम सीधे लिख देंगे कि 10 मात्रक 10 यूनिट। ठीक है, मूल बिंदु, इसको ऑरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन हमेशा 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन 0 0। ठीक है, समझ में आया, तो अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6 का मानव, देखो बिंदु ए के निर्देशांक है 6 का मानव, बिंदु बी के निर्देशांक है 0,1 और सी इसके निर्देशांक है -6, -7। ये संरेख है, ये सिद्ध करना है। संरेख क्या होता है यार, ये संरेख क्या है, संरेख मतलब एक ही लाइन पर हो जब। ठीक है, संरेख मतलब होता है एक ही लाइन पर होना। ये तीनों बिंदु ए बी सी, हमको यही प्रूफ करना है कि ये तीनों बिंदु ए बी सी ये तीनों एक ही लाइन में है, तो संरेख है। ठीक है, यही प्रूफ करना है, संरेख प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। हमको दिया क्या है, ए का कोऑर्डिनेट मतलब ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक दिया है। अगर देखो हमको निर्देशांक दिया हो, या देखो 3 निर्देशांक दिया है, अगर निर्देशांक दिया हो संरेख करना होता है तो एक फॉर्मूला बताया गया है
क्या बताया गया है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, देखो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बताया गया है। अगर हम इस पे वैल्यू रखें, देखो ये तो यार फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। तो फिर तो अगर देखो क्षेत्रफल का भी ये फॉर्मूला है और अगर इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तब फिर ये संरेख सिद्ध करने के लिए बन जाता है कि अगर हम इसमें वैल्यू रखें और सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो तीनों बिंदु संरेख हैं, और अगर 0 हटा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इस जो 3 बिंदु हैं इनका क्षेत्रफल निकालें, मान लीजिए कि त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर सॉल्व करने के बाद उनका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे अगर 0 के बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है, अगर 0 के बराबर है जो हमारे आंसर आएगा तो संरेख है। ठीक है, अब इससे चलो वैल्यू रखते हैं, लेकिन पहले x1, x2, y1, y2 इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बताए थे, इनको यहां पे लिख लेते हैं, x1, x2, x3, y1, y2, y3। क्या बताए थे, पहला निर्देशांक x y x y x y होता है, और पहला निर्देशांक है इसके x y 1 1 होंगे। ये दूसरा निर्देशांक है, दूसरा बिंदु है ना, तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है तो इसके जो पॉइंट है x2 y2 होंगे। ये तीसरे पॉइंट के तीसरे बिंदु के लिए है तो इसलिए इसके x3 y3 होंगे, होगा ना। देखो x का पहला बिंदु है तो x1 हो जाएगा हमारा 6, y1 देखो पहला बिंदु का y का निर्देशांक तो y1 होगा तो 9। फिर दूसरे बिंदु की बात करें, अब इसमें y हमारे 2 वाले मिलेंगे, x2 y2 वाले, तो x के लिए 0, x2 हो गया 0, y2 हो गया हमारा 1, y2 हो गया 1। तीसरे बिंदु के लिए अब हमारे इसमें 3 वाले मिलेंगे, यानी x3 y3 वाले, तो x3 कितना हो जाएगा -6, y3 -7, मिल गए निर्देशांक। अब हम इन सभी निर्देशांकों की वैल्यू इनमें रख देते हैं। चलो रखते हैं, 1/2 x1 है हमारा 6 ब्रैकेट में, y2 हमारा है 1 माइनस y3 -7। देखो फॉर्मूले में भी माइनस, इसमें भी माइनस, संख्या के आगे भी माइनस, तो इसीलिए माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस x2 हमारा 0 है, y3 -7 माइनस y1 हमारा 9 है, प्लस x3 -6। देखो यहाँ पर माइनस, चलो ब्रैकेट में रख देते हैं, -6 y1 हमारा है 9 माइनस y2 है हमारा 1, तो 1 = 0 रख दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 देखो 6 इनके बीच में यहाँ पे चिन्ह का है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, 7 और 1 ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 8 प्लस 0 गुणे -7 -9, दोनों संख्या जब माइनस माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं। -7 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, सॉरी 7 9 16। अब यहां पर प्लस देखो -6, 9 से 1 घट के हो जाएगा हमारा 8। सब हमने देखो अभी ब्रैकेट सॉल्व किया, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है ना, हमने सबका ब्रैकेट है अभी सॉल्व किया है। अब देखो, अब जो गुणे में है उनको गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 8 छंग 48 प्लस, अच्छा 0 से -16 का गुणा करो,
0 से -16 का गुणा करो। और कुछ बहादुर ऐसे हैं जिनका आंसर -16 आया है, ठीक है, इतनी अच्छी बहादुरी दिखाए हैं। तो देखो, अगर किसी संख्या का अंक से गुणा करो, किसी भी संख्या का 0 से अगर गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो अगर इनका 0 से गुणा करें 16 का 0 से तो 0 आ जाएगा। 8 छंग 48। देखो इसके आगे क्या चिन्ह है, 8 के साथ क्या है प्लस, 6 के साथ माइनस, तो माइनस प्लस का माइनस आ गया। यहां पर 48 प्लस का, यहां पर माइनस का, दो एक प्लस का एक माइनस का, तो एक प्लस का माइनस का हो दोनों मर जाते हैं। बचा क्या 1/2। और इनकी जगह पर क्या बचा, वे सब तो कट गए, 0 और 0 का किसी संख्या से गुणा करो तो 0 आ गया। देखो हमको 0 के बराबर करना था इसको, हमको इस पूरे को सॉल्व करके 0 के बराबर करना था। अगर 0 है, इनका सॉल्विंग 0 आ रहा है आंसर, तो संरेख है, नहीं तो नहीं है। तो देखो हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब एक ही लाइन पर, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं, तीनों बिंदु संरेख है, एक ही लाइन पर है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा अगला क्वेश्चन है अब k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1 k, -4 और 2, -5 संरेखी है। देखो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है इससे पहले कि हमको प्रूफ करना है कि ये संरेखी है, हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने बोला है कि k का मान निकालो कि जब मतलब ये बिंदु संरेखी हो, ये बिंदु ऑलरेडी संरेखी हो चुके हैं, मतलब संरेखी है, ये संरेख में है। कब संरेख में है, जब हम यहाँ पर k का सही मान रख देंगे, ठीक है। जब k का सही मान रख देंगे, अभी k का मान हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे k का मान निकालेंगे। लेकिन यार k का मान कैसे निकालें, तो हिंट क्या दिया है हमको, ये बिंदु संरेखी है। तो अगर बिंदु संरेखी है तो संरेखी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान निकाल लेते हैं। तो x1 हमने क्या बताया कि देखो ये पहला पॉइंट है, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का, ये x का निर्देशांक, ये y का, तो ये देखो पहला है ना, ये पहला पॉइंट है ना, तो इसीलिए इसके साथ 1 1 लग जाएगा, यानी कि ये x1 का मान, ये y1 का मान। तो x1 बराबर 8, y1 बराबर, सॉरी y1 को अलग लिखेंगे, y1 बराबर 1, x2 का मान निकालो अब, और y2 का। दूसरा पॉइंट है तो इससे x2 और y2 निकलेगा, पहला वाला x का होता है तो x2 हो गया k, और फिर y -4, ठीक है। अब देखते हैं x3 y3, x3 कितना है, देखो तीसरा बिंदु है ना, तो x और y इसमें 3 3 रहेगा, तो x3 हो गया हमारा, तो y3 हो गया -5 हो गया ना। अब यहां से हमको वैल्यू तो मतलब सभी के मान तो मिल गए, x1 y1 x2 y2 इन सब के। अब क्या करें, हमको k का मान निकालना है अब, लेकिन k का मान जब संरेखी हो इस कंडीशन के लिए निकालना है। तो संरेखी अगर है तो संरेखी के लिए क्या बताया गया है अभी, फॉर्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3, देखो y2 y3 y1, इसके बाद क्या आएगा y1 y2, हो गया फॉर्मूला। अब हम एक काम करते हैं, इस पर इनकी x1 y1 इनके जो भी निकाले इनकी वैल्यू रख देते हैं। लेकिन अगर क्या बताए, अगर ये संरेखी होंगे, अगर ये संरेखी हैं तो इनकी 0 के बराबर मान आना चाहिए। अब वैल्यू रखें इनमें 1/2
x1 क्या है हमारा 8, y2 है हमारा -4, माइनस y3 कितना है -5। देखो संख्या के साथ भी माइनस और इसमें सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस x2 कितना है हमारा k है, y3 -5, y1 1, x3 हमारा 2 है, y1 है 1, y2 देखो माइनस है संख्या के साथ, फॉर्मूले में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, समझ में आया यहां तक नहीं आया? सब समझ में आ रहा है? चलो तो आप आगे सॉल्व करें। 1/2 देखो हम पहले जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 देखो इनके बीच में चिन्ह क्या है, गुणे का चिन्ह है, -4 + 5 जुड़ेंगे कि घटेंगे? तो भैया जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो दोनों घट जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो 5 से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, चिन्ह क्या रहेगा? इन दोनों में बड़ा कौन? 5 के पास चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए 1 के साथ चिन्ह क्या रहेगा? प्लस का। के अब देखो -5 -1 अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि गुणे -5 -1 हो जाएगा -6 प्लस 2, 4 और 1 हो जाएगा 5। हो गया? अब यहां से फिर और सॉल्व करें। 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो k और -6 का करेंगे गुणा, तो k का 6 से गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा। इसके पास देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस 5 दूनी 10 आ गया। अब एक काम करो, यहां से देखो सब ये 2 लगा हुआ है ना भाग में, तो हम इन सब से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से देखो ये जो 2 है ना इसका कुछ उपाय हो जाएगा। या तो अभी एक काम करो, देखो 8 प्लस का 10 प्लस का ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो पहले जोड़ देते हैं। तो 1/2 8 और 10 जुड़ के हो जाएंगे 18 -6k हो गया। अब इसके बाद अब इन दोनों से कॉमन ले लो, कितना? देखो 2 यहाँ पे बटे लगा है, इतना ही यहां से कॉमन ले लो ताकि इस 2 को हम काट के कर दे। अगर देखो 2 कॉमन लेते हैं, 18 से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? ठीक है, तो 9 माइनस 6k से अगर 2 कॉमन लेते हैं 3k, ये 2 अब कट गए ना, बचा क्या? 9 - 3k, ये बराबर 0 लिए आओ, उधर ही रह गया। यहां से करते हैं अब देखो 9 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, -3k = 9 जब उधर जाएगा तो 9 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो -9, माइनस माइनस कट गया। 3 को भी उधर पक्षांतर कर दो तो k बराबर 9/3, 3 तो 9, k का मान कितना आ गया? 3। हमसे पूछा क्या था? k का मान बताओ कि जब संरेखी हो तो k का मान क्या है? k का मान 3 है। ऐसा समझ सबके? अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, ये जो हमको 4 शीर्ष दिए गए हैं ना, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने छोटा करके सिर्फ उतना ही लिखा है जितना हमको काम है। हमको क्वेश्चन यहाँ चित्र बना के समझ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे A B C D, ये पॉइंट ले लिए। अब देखो ये जो शीर्ष है, जैसे 1, 2 तो ये पहले का शीर्ष हो गया, फिर 4, y दूसरे का शीर्ष हो गया, x, 6 ये तीसरे का शीर्ष है, और 3, 5 ये इसका शीर्ष है। ठीक है, ये इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x और y का मान बताना है।
क्या बताना है? x और y का मान। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो अपने से? जो जो कर सकते हो यस बोलो, जो जो भी कर सकते हो कमेंट में, जो जो कर सकते हो यस बोलो। चलो, अगर जो कर सकते हो अच्छी बात है, और जिससे जिससे नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देखें कैसे करेंगे। यार हमको बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसके शीर्ष दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष दिया गया है, तो कैसे निकालें हम x और y का मान? हमको समांतर चतुर्भुज के बारे में एक जानकारी पता है कि अगर हम इसके विकर्णों को अगर हम बनाए तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कैसे? यानी कि अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है, मान लें कि अगर इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है और जब ये वाला हम ये वाला विकर्ण जब खींच रहे थे, इस विकर्ण को खींचने से ये वाला विकर्ण हमारा काटा ना यहाँ से, तो ये वाला जब विकर्ण काटेगा तो इसको बराबर बराबर दूरी में काटेगा, यानी कि इसके मध्य बिंदु में। और इसी तरह इसमें भी कि जब ये वाला विकर्ण है, इस विकर्ण को जब ये वाला विकर्ण काटेगा तो इसको भी बराबर बराबर दूरी पर काटेगा। यानी कि अगर हम पहला विकर्ण यानी कि AC और BD दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकालें, मतलब बीचों बीच का बिंदु, तो AC का जो मध्य बिंदु होगा और BD का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु एक ही जगह पर आएगा, एक ही पॉइंट पर। यह समांतर चतुर्भुज की खासियत है, विशेषता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा हमसे। रुको, देखो कहां पे थे हम? ये तो हमको पता लग गया कि दोनों का मध्य बिंदु बराबर होगा। तो अगर हम दोनों AC और BD इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लें, हमको पता है कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही जगह पर है, तो इन दोनों का जैसे मध्य बिंदु AC ये पॉइंट मिला और BD का भी यही पॉइंट है, BD का भी यही पॉइंट है, तो अगर x की हम तुलना करेंगे और y की तुलना करेंगे तो दोनों बराबर रहेंगे। निकालते हैं, चलो मध्य बिंदु बाद में देखेंगे, तुलना बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले मध्य बिंदु तो निकालें। तो पहले निकालते हैं AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये है। अब यार इसमें x1 x2 y1 y2 क्या है? इसमें तो 4 निर्देशांक दिए हैं, तो हम देखो AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, यानी कि ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो इसके लिए x1 y1 x2 y2 AC के लिए यहां निकाल देते हैं। AC के लिए x1 क्या होगा? ये पहला पॉइंट है, तो x वाला y1 y का निर्देशांक, x2 दूसरे, देखो दूसरे बिंदु से, दूसरा बिंदु ये है, x वाला निर्देशांक x, y वाला निर्देशांक 6 मिल गया। AC के लिए निकालेंगे तो वैल्यू रखें, x1 है हमारा 1, x2 है हमारा x बटे 2 और y1 है 2 प्लस y2 है 6 बटे 2। ये तो देखो सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको वैसे ही रखो, 1 प्लस x अपान 2, ये हो जाएगा 6 2 8 बटे 2। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए ना। अब चलो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, तो अब दूसरा कौन सा विकर्ण है हमारा? BD के मध्य बिंदु का निकाल लेते हैं भी, BD के भी ये तो मध्य बिंदु है, निकाल लेते हैं। BD का मध्य बिंदु, और यहां पर भी जो K लिखे हैं यहाँ पे का कर देते हैं, का से होगा मध्य बिंदु तो एक ही होगा ना भाई हमारा, मध्य बिंदु बहुत तो होंगे नहीं,
तो BD का भी मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला तो यही है हमारा, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। फॉर्मूला यही है। चाहिए क्या? अब BD के लिए x1 x2 y1 y2 चाहिए। किसके लिए? BD के लिए निकाल रहे क्या? x1 x2 y1 y2 BD इसके लिए निकालना है। तो ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु। x1 हो जाएगा 4 y1 y, x1 4 y1 y, फिर x2 y2 ये दूसरा बिंदु है, तो x2 y2, x2 हो गया 3 y2 हो गया 5। रख दें हम। और हाँ, ये जो दोनों लिखे हैं ना, जो AC वाला लिखे हैं, तो यहाँ पर जब AC के मध्य बिंदु निकालोगे तो इसके ऊपर इसको लिखोगे पहले, और जब BD के मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसके मध्य बिंदु के पहले इसको लिख दोगे। पहले इसको लिख दोगे, बाद में इसको लिखोगे। हमारे पास थोड़ा बोर्ड छोटा था इसलिए हमने साइड में निकाल दिया है। वैल्यू रखें x1 है 4 प्लस x2 है 3 बटे 2, y1 y, y2 है 5 बटे 2। ये तो देखो सॉल्व नहीं होने वाला, चर आ गए दोनों, चर वैसे ही रहते हैं। 4 3 ये हो जाएगा 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। AC के लिए भी मध्य बिंदु हमने निकाल लिया, BD के लिए भी मध्य बिंदु निकाल लिया। अब थोड़ा हम यहाँ पे मिटाएंगे इसको, ध्यान से समझते रहना। चलो देखो यहाँ पे हमको जब दोनों के मध्य बिंदु आ गए तो अभी हम लोगों ने जाना कि जब AC और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो एक ही पॉइंट पर होगा। यानी ये जो x के देखो AC का x का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के x का निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के x का निर्देशांक दोनों क्या होंगे? एक ही बिंदु है। तो इसीलिए अतः हम इन दोनों को बराबर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पर है। तो x बराबर y बराबर, तो x क्या है? AC के लिए x क्या है? 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल टू BD के लिए x क्या है? 7 बटे 2, 7 बटे 2 ये 2 2 कट जाएंगे। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, ये 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। x का मान बताना था, x का मान आ गया 6। और क्या बताना है? y का मान। तो इसी तरह जो दूसरे निर्देश AC के मध्य बिंदु के y का बिंदु और BD के जो मध्य बिंदु का y का जो बिंदु है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4 बटे 1 लगा के देखो, ये तो कट नहीं रहे तो सीधे गुणा कर देते हैं। 1 का करेंगे तो y प्लस 5, 2 का 4 से करोगे 8, अब 5 को उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर 3। x और y, हमको x और y का मान बताना था। x और y दोनों का मान आ गया कि नहीं आ गया? समांतर चतुर्भुज के लिए x और y का मान बताना था, तो x का मान है 6, y का मान है 3। आया समझ सबको? चलो ठीक है फिर।